जय बाबा की। मैं पवन शांत और आप देख रहे हैं एटम एस्ट्रोलॉजी। आजकल हम एक सीरीज पर काम कर रहे हैं जो यह बताती है कि हमारा करंट टाइम किस तरह का चल रहा है, इस समय क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, यह जानने के बड़े आसान स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक पहला वीडियो डाला हुआ है। पहला वीडियो आपने देखा है, उसे काफ़ी सराहा भी है। जिस तरह से मेरे पास आपके मेल आए हैं वो ये बताने को काफ़ी है कि आपने इसमें काफ़ी अपनी इच्छाएं जताई हैं। इसकी मैंने आपको पहली लेयर बताई है। कई लोगों ने सवाल किया है कि ये तो कहीं नहीं बताया गया, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया है कि ये पहले कहीं नहीं बताया गया। एक्चुअली ये जो दशा सिस्टम जो मैंने पहले वीडियो में दिया था, ये 35 साल का दशा सिस्टम है। बस कभी ये है कि ये ट्रेडिशनली तो है, लेकिन ये हमारे ट्रेडिशन में नहीं है, ये पॉपुलर नहीं हुआ है, सिर्फ इतनी सी बात है। और हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, जोशी लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं। वो दशांतर प्रत्यंतर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और दशा प्रत्यंतर के साथ में मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, जो मैंने अनुभव किया है कि उसमें कई बार इवेंट मैच नहीं होता है। देखिए, यदि हम एक जोशी हैं और हम यदि स्वयं से सवाल करें, हम पर डे जितने भी चार्ट देखते हैं, 10 चार्ट देख रहे हैं, 5 चार्ट देख रहे हैं, या 10 से ज़्यादा कुंडलियाँ देख रहे हैं, हम शाम को रात को जब सोते समय हम यदि ये ध्यान करें या खुद से सवाल करें और ये चेक करें खुद कि हमने आज कितने कुंडलियों के साथ न्याय किया है, तो मेरा दावा है कि उसका परसेंटेज बहुत ही नगण्य होगा। कारण क्या है कि हम लोग अपने एक ईगो सेटिस्फेक्शन में जीते हैं और हम ये मान लेते हैं कि हम जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। कई बार क्लाइंट हमें कहता है कि जी मेरे साथ ये घटना हो गई है, तो हम उसका दशांतर प्रत्यंतर देखते हैं, ग्रह देखते हैं, वो मैच करे या ना करे, लेकिन हम किसी ना किसी ग्रह को खराब या अच्छा बताकर उसको चुप करा देते हैं और कोई रेमेडी बता देते हैं। लेकिन ये एक जोशी के लिए भी ठीक नहीं है, और जो आपके पास आपके में एक भरोसा जताते हुए जो आपके पास आ रहे हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है। एक्चुअली वो जो आपको फीस दे रहे हैं उसकी कोई तो वैल्यू है ना, और वो वैल्यू आपको रिटर्न तो करनी ही है। यदि हमारे दिमाग में ये सवाल आ जाए, हम खुद से सवाल करने लगें और खुद ये ऑब्जर्व करें कि वाकई हम चार्ट के साथ में कितना न्याय कर रहे हैं, तो हम इन सब चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मैंने वो एक नया एक सिस्टम दिया था, एक सिस्टम आपको बताया था कि वो कितना, उसके स्टेप्स कितने आसान हैं। उसमें कुछ नहीं है, उसमें बहुत छोटे छोटे दशावर्ष हैं और कुंडली देखने के कुछ तरीके हैं। उसी कड़ी में आज मैं एक दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। यह वीडियो उससे भी कम साल का है। वो 35 साल का दशावर्ष का था, ये 27 साल के दशावर्ष का है। इसमें सिर्फ 27 साल की का दशा काल है और ये आपको बताता है बहुत ही आसान तरीके से। ये पूरे एक साल में एक साल का आपको पूरा बता देगा। और आप एक साल का भी यदि आप डिवीजन करेंगे, सब डिवीजन करेंगे, तो एक क्वार्टरली भी आप जान सकते हैं, इसमें छमाही का भी जान सकते हैं कि हाँ ईयरली आप किसी के संग में क्या घटना होगी, क्या क्या हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो आगे की लेयर की है। मैं अभी आज हम फर्स्ट लेयर पर बात कर रहे हैं। तो ये जो 27 साल का दशावर्ष है, बेसिकली ये हमारे नक्षत्रों पर आधारित है। हमारे नक्षत्र कितने हैं? 27 नक्षत्र हैं। तो इसलिए ये 27 साल का दशावर्ष है और ये नक्षत्र दशा है जिसका आप कतई यूज नहीं करते। मैंने नॉर्दर्न इंडिया में तो ज़्यादातर जोशियों को देखा नहीं है कि वो इसे यूज करते हों, लेकिन यदि आप यूज करें और आप प्रैक्टिस करेंगे चार्ट पर, तो आप पाएंगे कि इसके रिजल्ट कितने अच्छे आते हैं। आजकल एक औसत उम्र जो है, औसत आयु किसी भी व्यक्ति की यदि हम 75 साल मान लें और 27 साल का ये दशावर्ष है, तो हम कह सकते हैं किसी की भी व्यक्ति की कुंडली में एक नक्षत्र 3 बार रिपीट हो सकता है, 3 बार एक्टिवेट हो सकता है। जब 27 साल का दशावर्ष है, 27 नक्षत्र हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि एक नक्षत्र 1 साल के लिए एक्टिवेट होता है। ठीक है, कोई भी नक्षत्र 1 साल के लिए एक्टिवेट होगा और 27 साल तक 27 नक्षत्र अलग अलग नक्षत्र एक्टिवेट हो गए। अब मान लीजिए कोई 27 साल से ज़्यादा है, तो आप उसे उसी क्रम से आप उसे रिपीट आपको करना है। और कोई उससे भी ज़्यादा है, कोई 54 साल से भी ज़्यादा का है, तो आपको उसको तीसरी बार आपको रिपीट करना है। रिपीट कैसे करना है ये तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको काम वही करना है, एक काम आपको ये करना है कि आप सबसे पहले नक्षत्रों की एक टेबल बना लीजिए और उसमें सभी नक्षत्र क्रमवार होने चाहिए, क्रम से होने चाहिए, और सभी नक्षत्रों को आपको नंबर देना है, 1 2 3 4 नक्षत्रों को क्रम से ही लिखना है और क्रम से ही उनको नंबर देना है। जैसे पहला नक्षत्र अश्विनी है, दूसरा नक्षत्र भरणी है, तीसरा कृतिका है, चौथा रोहिणी है, 5वां मृगशिरा है और छठा आद्रा है, 7वां पुनर्वसु है, 9वां पुष्य है। इस तरह से आपको आगे पूरा करते हुए जो आखिरी का नक्षत्र है रेवती, वो 27 नंबर का नक्षत्र है।
तो इस तरह 27 नक्षत्र हो जाएंगे। और इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक काम यह करना है कि आपको ये सारे नक्षत्र आपको याद होने चाहिए, उनके नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि जो नक्षत्रों के नंबर हैं वो केवल नंबर नहीं है, वो उन नक्षत्रों के दशावर्ष है, कौन सा नक्षत्र किस साल एक्टिवेट होगा। यदि आप इन्हें नंबरों के साथ में याद करते हैं तो आप मेंटली कैलकुलेट करके किसी भी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं कि यह व्यक्ति इस समय इतने साल का है, यानी इसका यह नक्षत्र इस समय एक्टिवेट हो रहा है। और यह जो दशा सिस्टम है, जो मैं आपको नक्षत्र दशा सिस्टम है और जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, यह उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है जिनके पास चार्ट है, और जिनके पास चार्ट नहीं है उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। उनके लिए भी आप बता सकते हैं। उनके लिए कैसे बता सकते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति 23 मार्च 1974 को का जन्म है उसका, और आज जब हम बात कर रहे हैं 22 जून 2022 में हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो वह व्यक्ति इस समय 49 ईयर उसका चल रहा है, 49वें साल में वह व्यक्ति रन कर रहा है, तो उसका कौन सा नक्षत्र चल रहा होगा। उस तरह से आप 27 नक्षत्र ये लेंगे, 20 नक्षत्र और आगे जोड़ देंगे तो 47 साल हो गए, फिर 2 नक्षत्र उसमें और जो जोड़ देंगे तो वो 2 नक्षत्र को दूसरा नक्षत्र कौन सा होगा? भरणी, यानी उसका शुक्र का नक्षत्र चल रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। कोई व्यक्ति, कोई जातक आपके पास आया, कोई व्यक्ति अपने बच्चे की कुंडली लेके आया और वह इस समय 11वें साल में चल रहा है, तो आप मेंटली ही कैलकुलेट कर लेंगे कि इस समय इसका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र एक्टिवेट है। कोई 25 साल का है, इस समय इसका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र एक्टिवेट है। यदि कोई व्यक्ति 27 साल का है तो रेवती नक्षत्र एक्टिवेट है। कोई व्यक्ति 55 साल का है तो इस समय तो आपको क्या करना है, उस 27 साल का जो दशावर्ष है उसे आपको 2 बार रिपीट कर देना है। 27 + 27 54 साल हो गए, और फिर जो 55वां साल है वो उसके लिए एक नया साल है, यानी वहां पर जो है अश्विनी नक्षत्र एक्टिवेट होगा 55वें साल में। ठीक है, इस तरह से आपको इसे करना है, और आप जब इसे मेंटली कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको कुंडली देखने में बड़ी आसानी होगी। अब इसमें आगे क्या करना है, यह सब करने के बाद, नक्षत्रों को याद करने के बाद, उनको नंबरों को याद करने के बाद आपको किसी भी चार्ट पर इसको अप्लाई करना है। और अप्लाई कैसे करना है, उसके 3 स्टेप्स हैं, बहुत आसान स्टेप्स है उसके, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताए थे, इसमें भी आपको बता दे रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपको वह नक्षत्र लेना है और यह देखना है कि उस नक्षत्र का स्वामी क्या है, जो भी उस नक्षत्र का लॉर्ड है, आप उस, और वो लॉर्ड किस भाव में, जन्म कुंडली के किस भाव में आसीन है। जिस भाव में वह प्लेस्ड है आप उस भाव को लिख लीजिए, और उस ग्रह की जो राशियां जिन जिन भावों में स्थित हैं उन भावों को लिख लीजिए। ये आपका पहला स्टेप हो गया, और ये आपको सरसरी तौर पर ये बता देगा कि इस व्यक्ति के साथ इस समय यह इवेंट हो रहा है। मान लीजिए कि इस समय किसी का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र एक्टिवेट है, तो उसका स्वामी क्या हुआ, शुक्र उसका स्वामी है, तो आप शुक्र देख लेंगे। शुक्र मान लीजिए किसी का 9वें भाव में या 10वें भाव में किसी का शुक्र स्थित है, तो आप वो 10 नंबर लिख लीजिए, और वो जिन भावों का स्वामी है उन भावों को लिख लीजिए, तो आपको उसमें तीन भाव मिल जाएंगे। उन 3 भावों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको सरसरी तौर पर प्रथम दृष्टया आपको ये पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के साथ में ये इवेंट हो रहा है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको दूसरा ये देखना है कि जो आपने जो नक्षत्र स्वामी है, क्या उसके साथ कोई ग्रह बैठा है, अथवा जो उसकी जो नक्षत्र स्वामी आपने लिया है उसकी जहाँ जहाँ राशियाँ हैं, क्या उनमें कोई ग्रह बैठे हुए हैं। यदि उनमें ग्रह बैठे हुए हैं तो उनको भी आप लिख लीजिए। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप आपको ये लेना है कि नक्षत्र स्वामी जहाँ बैठा हुआ है उसका डिस्पोजिटर कहाँ है, उसके डिस्पोजिटर को आपको लिखना है, और उसकी राशियाँ भी लिखनी है। ये 3 स्टेप हैं। इन 3 स्टेप्स में आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि वास्तव में इस समय इसके साथ में क्या क्या इवेंट हो सकते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप जब आप शुरुआत में काम कर रहे हैं तो आप मतलब ज्योतिष के में नए स्टूडेंट हैं और आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो आप सिर्फ इतना देखकर ये कह सकते हैं कि आपके साथ में ये हो सकता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये कहेंगे भैया आपके साथ में ये होने वाला है। इसमें कुछ ऐसा स्पेस साइंस नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाना है, बहुत ज़्यादा आपको कोई सिद्धि की ज़रूरत है या पाक सिद्धि की ज़रूरत है। ऐसी कोई
मुझे कोई ऐसी आवश्यकता इसमें लगती नहीं है। आप बड़ी आसानी से उन भावों को कैलकुलेट करके बता सकते हैं, लेकिन शर्त यही है जो मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था कि आपको किसी भी भाव के, हर भाव के आपको कारकत्व याद होने चाहिए। हर साइन के, हर राशि के कारकत्व आपको याद होने चाहिए और हर प्लेनेट के कारकत्व आपको याद होने चाहिए। ज़्यादातर हम जब प्रैक्टिस करते हैं, हम जब ज्योतिष में काम शुरू करते हैं या 2-4 साल, 10 साल, 15 साल भी गुजर जाते हैं, तो हम कारकत्व नहीं बढ़ाते अपने। हम वही हर प्लेनेट के, हर राशि के, हर भाव के चार्ट से कारकत्व याद रखते हैं। और बेसिकली होता क्या है कि हर भाव का, हर राशि का और हर प्लेनेट के 100, 150, 200 से भी ज़्यादा कारकत्व है। आप जब ढूंढेंगे, आप जब उसे ऑब्जर्व करेंगे, आप जब ध्यान लगाएंगे, आप पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत सारी कारकत्व है। तो जितने ज़्यादा आपको कारकत्व आपको याद होंगे, आपका प्रोटेक्शन उतना वाइड होगा और आप प्रोटेक्शन कर पाएंगे। प्रोटेक्शन ना होने का ज़्यादातर जिस तरह से बताया जाता है, आपने खुद अनुभव किया हुआ है, आपको आप ये कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आता है तो हम कहते हैं जी ये ग्रह आपका अच्छा है, ये ग्रह बड़ा खराब है। हम इससे आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। कारण यही है ना उसका कि हमें कारकत्व तो नहीं मालूम है। हम कारकत्व पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, जो बड़ी बेसिक सी चीज़ है। ये बेसिक चीज़ हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। ये हमें बिल्कुल मेंटली बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि ये इसके साथ में हो रहा है। प्लेनेट आए, देखिए खूबी तो इस बात की है कि कोई व्यक्ति ये कहे जी कि मेरा मंगल मिथुन राशि में बैठा है, तो खूबी तो इस बात की है कि आप वो इतना बताए, वो ये ना बताए कि किस भाव में बैठा है, किसी की लगन क्या है और चीज़ें क्या है, उसको जहाँ ये बैठा है उसको कौन कैसा आस्पेक्ट मिल रहा है, मेलेफिक आस्पेक्ट मिल रहा है, बेनिफिक आस्पेक्ट मिल रहा है, वो मंगल जो जहाँ बैठा हुआ है मिथुन राशि में, वो किसका छठा हो गया है, किसका 8वां हो गया है, किसका 12वां हो गया है। इससे आपको कोई लेना देना ना हो और आप उससे सिर्फ इतने में ही कि जी मेरा मिथुन राशि में मंगल बैठा है, कोई आपको इतना बताए और आप उसे 10 प्रेडिक्शन करके दें, मिनिमम 10 प्रेडिक्शन। और 10 नहीं, इसमें कम से कम 20 प्रेडिक्शन हो सकते हैं और भी ज़्यादा हो सकते हैं जब आप प्रेडिक्शन करें। मैंने ज़्यादा अपने लाइफ में बहुत कम स्टूडेंट पढ़ाए हैं, लेकिन जो भी स्टूडेंट हैं वो जब वो इसी तरह से उनको ट्रेनिंग दी है कि वो सिर्फ ये पूछते हैं कि आपका किस राशि में क्या प्लेनेट है। और मान लीजिए उसमें जो मिथुन में जो मंगल है उसके साथ में कोई और भी प्लेनेट है, तो और प्रोडक्शन आपका बढ़ जाएगा। तो जितना आपका प्रोडक्शन करेंगे उतना आपकी वैल्यू बढ़ेगी, उतना आपका विजडम बढ़ेगा। और ये कह देने से कि भाई इस चीज़ की संभावना है, ये हो सकता है, इससे देखिए फिर आप उसी कतार में आ जाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। कतार में आगे रहना है, कतार से अलग रहना है और सबसे अलग दिखना है। तो ये कारकत्व तो हमें बहुत याद होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कारकत्व तो याद होने चाहिए और हमें उसका बेसिक्स मालूम होना चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले आपको नक्षत्र की टेबल लेनी है, टेबल बनानी है, नंबरों के साथ बनानी है, हर नक्षत्र का नंबर आपको याद रखना है और ये मेंटली कैलकुलेशन आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसके बाद आपको ये 3 स्टेप बताए कुंडली किस तरह देखनी है, ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद आप इन्हें चार्ट पे अप्लाई करिए। देखिए पिछले वाले वीडियो में मैंने एक चार्ट लिया था, इस वीडियो में भी मैं उसी चार्ट को ले रहा हूँ। मैं इसलिए उस चार्ट को ले रहा हूँ और जो मैं 7 तकनीक आपको लगातार बता रहा हूँ करंट टाइम देखने की, मैं उसी चार्ट को लूँगा। मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कहीं कोई ये ना कहे कि जी ये अलग अलग चार्ट पर अपनी इन टेक्निक को अप्लाई करने के लिए इन्होंने अलग अलग चार्ट लिए। मैं सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ट कोई भी हो, एक ही चार्ट पर कोई भी सिस्टम हो, कुछ भी हो, आप देखिए घटना वही बताएगा, वही घटनाएं आएंगी जो होने वाली है। उसमें प्लेनेट चेंज हो सकते हैं, उसमें भाव चेंज हो जाते हैं, लेकिन घटनाएं वही आती हैं। वो कैसे आते हैं ये मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया और इस वीडियो में जब हम नक्षत्र दशा सिस्टम पर काम कर रहे हैं तब भी मैं आपको ये बताने वाला हूँ। और देखिए ये आप स्लाइड देखिए, ये एक बालिका की लड़की की कुंडली है। यह 10 जनवरी 1999 का इसका जन्म है, सुबह 9:36 का जन्म है। रेणुकूट में ये बच्ची पैदा हुई है, यानी इस समय यह बालिका 24 साल में रन कर रही है। आप उस चार्ट को देखिए फिर से, जो आपने नक्षत्रों की टेबल बनाई है या जो मैंने आपको अभी टेबल आपको दिखाई है, आप उसे देखिए। उसमें 24वें नंबर पर कौन सा नक्षत्र है? शतभिषा। शतभिषा का स्वामी क्या होता है? राहु। अब आप इस स्लाइड को देखिए जिसमें मैंने ये चार्ट आपके सामने जो रखा है, इसमें आप देखिए कुंभ लग्न की कुंडली है और इसके 6ठे भाव में राहु बैठा हुआ है। राहु प्लेस्ड इन 6th हाउस इन कैंसर साइन। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि इस लड़की का सवाल क्या है। इस लड़की का सवाल ये था कि क्या ये लड़की हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकती है। मैंने कहा कि ये जा रही है।
अब आप इस सिस्टम को देखिए, इस सिस्टम में क्या आया, पहले ही स्टेप में आपको ये पता चल गया कि इसका नक्षत्र शतविषा है, शतविषा का लॉर्ड राहु है और राहु छठे भाव में बैठा है और कैंसर साइन में है। कैंसर साइन किसका है? मून का। मून किसका कारक है? ट्रेवलिंग का, जल्दी जल्दी ट्रेवलिंग का, ठीक है। और वहाँ बैठा कौन सा करे? राहु। राहु क्या है? राहु फॉरेनर है। इन द सेंस ये लड़की फॉरेन की यात्रा करने वाली है। ये तो यही पता चल गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसे आगे ये प्रॉमिस है कि नहीं, इस प्रॉमिस को और आगे बढ़ा के देखते हैं। अब आप देखिए, ये इसका पहला स्टेप हो गया जो मैंने आपको पहले बताया था। पहला स्टेप इसका यही पूरा हो गया। क्योंकि राहु की कोई राशियां नहीं होती हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, राहु जिस राशि में प्लेस्ड है हम उस राशि को ले रहे हैं। उसके स्वामी को देखेंगे। जो दूसरा स्टेप है कि उसका दूसरा जो उसका स्वामी है मून, वह कहाँ पर प्लेस्ड है? वह 9th हाउस में है। 9th हाउस किसका है? हायर एजुकेशन। 9th हाउस किसका है? लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, ठीक है। 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, 9th हाउस एब्रॉड के लिए जर्नी, ठीक है। दोनों चीजें यहां भी कंफर्म हो गई। ये 2 स्टेप हो गए। अब थर्ड स्टेप जो मैंने आपको कहा था कि वहां पर यदि कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो हमें वो देखना है कि उसका डिस्पोजिटर कहाँ है। तो या मून का हम डिस्पोजिटर देखेंगे। मून किस राशि में है? मून लिब्रा में है। लिब्रा का लॉर्ड क्या है? वीनस। वीनस कहाँ प्लेस्ड है? वो 12th हाउस में। 12th हाउस कहाँ का है? एब्रॉड। तो आपको क्या पता चला? आपको कौन कौन से भाव मिले? 6th, 9th एंड 12th, ठीक है। तो 9th एंड 12th ऑलरेडी ये बता रहे हैं कि ये बालिका एब्रॉड जाने वाली है। अब आपका सवाल ये हुआ कि यार 6th क्यों आ गया, छठा भाव क्यों आ गया? छठा भाव का एजुकेशन से क्या मतलब है? सही सवाल है आपका। लेकिन आप थोड़ा सा डीप में जाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप इतना तो मानेंगे कि छठा भाव जॉब का है। ये ठीक है कि जॉब के लिए नहीं जा रही है, तो अभी पढ़ाई के लिए जा रही है, तो इसका जॉब से क्या लेना देना है। लेकिन आप कॉमन सेंस की बात यह है कि हम जो एजुकेशन लेते हैं वो हमें जिस टाइप की एजुकेशन लेते हैं उसी टाइप की जॉब के लिए तो लेते हैं जिस टाइप का हम जॉब करने वाले हैं। अब छठा भाव हमारे यहाँ कहा जाता है, सभी जानते हैं, इसमें कोई रहस्य वाली बात नहीं है कि छठा भाव जैसे सामान्य तौर पर कहा जाता है कि रोग का है, ऋण का है और शत्रु का है। जब ये रोग का, ऋण का और शत्रु का है तो रोग की पढ़ाई क्या होगी? मेडिसिन या मेडिकल। ऋण के लिए पढ़ाई क्या होगी? फाइनेंस। और शत्रु वाली पढ़ाई क्या होगी? लॉ, ठीक है। ये लड़की वास्तव में कानून की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाह रही है, तो ये चीज भी यहाँ पर कंफर्म हो गई। तो ये जो इवेंट होगा, ये इसका जो 24वां साल चल रहा है, इस 24 साल पूरा होने से पहले होगा। और 24 साल इसका 9 जनवरी 2023 को पूरा हो जाएगा, क्योंकि 10 जनवरी 2023 से तो इसका 25वां साल चलने लग जाएगा। तब इसका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र एक्टिवेट होगा। इसी सिस्टम से आप पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो मैंने आपको सिस्टम बताया है, जो इसके 25वें साल में एक्टिवेट होगा, आप उसका इवेंट इसको अभी से बता सकते हैं। और किसी भी चार्ट में जो आपके पास आने वाला है, ये आया हुआ है, उसमें भी आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको अभी इसकी एक लेयर बताई है। मैंने जब ये सीरीज शुरू की थी 7 तकनीक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं उसमें पहले कुछ इस तरह के दशावर्ष ले रहा हूँ जो कतई पॉपुलर नहीं है, जो बिल्कुल ट्रेडिशन में नहीं है हमारे में, लेकिन पारंपरिक है, मतलब बहुत पुराने हैं, पौराणिक है, हमारे शास्त्रों में है, लेकिन पॉपुलर नहीं है। और ये मैं इसलिए भी ले रहा हूँ कि इसमें हमें ज़्यादा गोल गोल घूमने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो प्लेनेट है, किसी का दशावर्ष 19 साल का है, किसी का 17 का है, किसी का 16 का है ना, किसी का 10 का है, किसी का 7 का है, किसी का 6 का है, बहुत बड़े बड़े, बहुत लंबे लंबे। इनमें तो 1 साल का है। कोई भी नक्षत्र एक्टिवेट होगा 1 साल के लिए होगा। अब इसका जो दूसरा लेयर है, वो दूसरा लेयर इस बात का है कि जो प्लेनेट जिन नक्षत्रों में बैठे हैं, जब नक्षत्र एक्टिवेट होगा तो वो उस नक्षत्र में जो भी प्लेनेट बैठे हैं उनको भी तो एक्टिवेट करेगा। वो किस तरह से काम करते हैं और वो कितना, उनकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, यह तो जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि प्लेनेट तो केवल 9 है और नक्षत्र 27 है, ठीक है। तो 9 के अलावा जो बाकी नक्षत्र हैं एक्टिवेट तो वही रहते हैं।
और ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट रहते हैं। इसमें दशांतर पचहत्तर की जरूरत नहीं है, इसमें किसी गोचर की जरूरत नहीं है, तो काम कर ही रहे हैं। हमें सिर्फ उनको देखना है, उनको डायग्नोस करना है कौन सा नक्षत्र इस समय एक्टिवेट है और वह कर क्या रहा है, वो हमारी लाइफ में क्या दे रहा है। क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे इवेंट होते हैं जो हमें बताए गए नहीं होते हैं, किसी जोशी ने नहीं बताए, कुंडली को जिसको हम दिखाने गए उसने भी नहीं बताया और हम भी नहीं माप पाए, जोशी ही नहीं उसको डायग्नोस कर पाया। तो ये आप बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। लेकिन इसमें मान लीजिए एक नक्षत्र में यदि 2 प्लेनेट है, 3 प्लेनेट है, 4 प्लेनेट है, तब क्या स्थिति होगी। और जो प्लेनेट जिन नक्षत्रों में है वो जब एक्टिवेट होंगे तो क्या स्थिति होगी। यह सब कोर्स का हिस्सा है जो मैं लगातार क्लासेज में दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ मैं। आप यदि इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, ये सीरीज बहुत छोटी सीरीज है, 7 तकनीक है इसमें। पहले वीडियो में मैंने कहा था कि ये इसके लिए 10 या 12 क्लास हो सकती हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसमें यदि हम डीप जाएंगे, इसकी बाकायदा इसकी लेयर खोलेंगे और नीचे जाएंगे और डीप जाएंगे और बहुत सारे प्रेडिक्शन निकलेंगे, तो इसमें ये हो सकता है कि इसमें 20 क्लासेज हो जाए, 21 क्लासेज हो जाए। मिनिमम एक टेक्निक पे 3 क्लासेस तो आराम से हो ही सकती है। आप चाहते हैं, आप इस टेक्निक पे काम करना चाहते हैं, आप इस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपका प्रेडिक्शन एकदम करेक्ट प्रेडिक्शन हो, जो आप कहते हैं वही हो, आप ये सब सीखना चाहते हैं, तो आप एनरोल करिए। एनरोलमेंट के लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई है और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप व्हाट्सअप नंबर पर भी लिख सकते हैं और मेल भी आप कर सकते हैं। यह सिस्टम आपको ना केवल करेक्ट प्रेडिक्शन की तरफ ले जाएगा, बल्कि आपके अंदर ये आत्मविश्वास भी आएगा और आप वाकई जब चार्ट देखेंगे तो रात में आपको, जब आप बहुत सारे चार्ट देखेंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हमारे लिए, हमारा खुद के लिए सेटिस्फाई होना बड़ा जरूरी रहता है। क्लाइंट को तो हम कई तरह से सेटिस्फेक्शन दे देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं, इधर उधर की गोल गोल घुमा देते हैं, रेमेडी दे देते हैं, बता देते हैं, कुंडली बंद कर देते हैं। लेकिन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि हम क्या देख रहे हैं और वाकई हमने क्या देखा, क्या बताया, यह ज़्यादा मायने रखता है। और देखिए, क्लाइंट जो भी कुंडली दिखाने वाला है, लोग जिस तरह अपना वकील बदल लेते हैं फेल होने पर, अपना टीचर बदल लेते हैं, अपना सीए बदल लेते हैं, अपना डॉक्टर बदल लेते हैं, अपना जोशी भी बदल लेते हैं। हमारी क्वालिटी, हमारा विजडम इस बात में होना चाहिए कि जो एक बार आए किसी दूसरे की तरफ मुड़ के भी ना देखे। मैं तो इसी दिशा में मैंने काम किया है, यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मैं नई नई चीज़ें, नई नई रिसर्च इसी तरह से करता रहा, उन पे मैंने काम किया और मैं थोड़ा हट के मैंने काम किया है और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। मैं चाहता हूँ आप भी इस सिस्टम पर काम करके देखें और इस नक्षत्र दशा वर्ष को बिल्कुल अपनाएं, इस सिस्टम को बिल्कुल अपनाएं। आप पाएंगे कि आपके रिजल्ट कितने अच्छे हो गए हैं। और जब आपको ये लगे कि वाकई ये ठीक है तो आप मुझे कमेंट करिए, और यदि किसी चार्ट पर ये अप्लाई ना हो रहा हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर क्वेरी भेज सकते हैं, वो डिटेल भेज सकते हैं और आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, मैं ज़रूर आपको उसका आंसर करूँगा। जय बाबा की।